बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनता है, और लीनियर इक्वेशन केस जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन कब आता है। नंबर 2 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं किसी इक्वेशन के, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफिनिट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं। और नंबर 3 पे जब उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली ये कब होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन से। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर मौजूद जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की हर एक की जो पावर है वो लीनियर पावर हो, यानी 1 पावर हो, और हर एक टर्म यानी हर वेरिएबल की पावर भी 1 हो, और हर एक इंडिविजुअल टर्म में जो उनकी कलेक्टिव डिग्री है वो भी 1 हो। यानी जिस तरह से ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन है, इसमें ये पहली जो टर्म है इसके अंदर वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 है, और इस पूरी टर्म की कलेक्टिव जो पावर है वो भी 1 है। इसी तरह दूसरी की ये भी 1 है, एंड सो ऑन। ये लास्ट वाला जो nth वेरिएबल है xn, इसकी पावर भी 1 है। तो इस तरह से इस ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। अब जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएं तो फिर हम उन इक्वेशंस के मजमूए को या उनकी कलेक्शन को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज़ अ लिस्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि इसमें क्या आती हैं, लीनियर इक्वेशंस आती हैं विद द सेम अननोन, और जो उनके अंदर अननोन होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे ये इसमें x1 है, सब में x2 है, एंड सो ऑन, लास्ट पे xn है। तो हर एक के अंदर जो अननोन्स हैं वो सेम है। इन पर्टिकुलर अ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन। अभी कितनी इक्वेशन है हमारे पास, b1 b2 से लेकर bm तक जा रहे हैं कॉन्स्टेंट्स। तो इसका मतलब ये हमारे पास m इक्वेशंस हैं, तो ये इनको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस, और उनको हमने डिनोट किया L1 से लेकर Lm तक। यानी हर एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो हम इनको क्या कहेंगे, तो पहली इक्वेशन पहली लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, एंड सो ऑन, लास्ट वाली इक्वेशन आखिरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर हमारे पास एक ही लाइन है, लेट्स से L1 एक ही लाइन है, तो इसके सोल्यूशन से क्या मुराद होगा, वो तमाम पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, उनको हम बोलेंगे वो इस लाइन का सोल्यूशन है। और अगर हमारे पास 2 लाइंस हैं, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं, तो उसके सोल्यूशन से क्या मुराद होगा, वो पॉइंट जहाँ पे वो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं उसको हम बोलते हैं उस इक्वेशन का सोल्यूशन। इसका यूनिक सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब दोनों लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करें। उसके बाद इसके इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन कब आएंगे, जब एक लाइन हो और दूसरी लाइन उसी लाइन के ऊपर इंसिडेंट हो, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो रही हों। तब हम कहते हैं कि जितने भी पॉइंट्स इस लाइंस के ऊपर लाई करते हैं वो तमाम के तमाम पॉइंट्स दोनों इक्वेशंस को, दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो उस केस में हमारे पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। अब इनका सॉल्यूशन कब नहीं निकलेगा, जब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी और उनके दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तब हम कहते हैं कि इन दोनों लाइनों का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कॉमनली इन दोनों लाइनों के ऊपर लाई करें। तब हम कहते हैं कि इन लाइंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर हमारे पास 3 या 4 लाइनें हों, फॉर एग्जांपल 3 लाइनें, उनमें से तीनों की तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो ये पॉइंट इन तीनों का सॉल्यूशन होगा, और ये जो पॉइंट होगा वो इन तीनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। और अगर कोई पॉइंट 2 लाइनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तीसरी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ज्योग्राफिकली या ग्राफिकली इसका मतलब ये होगा कि 2 जो पॉइंट होगा वो दोनों लाइनों की इंटरसेक्शन के ऊपर है, और जो तीसरी लाइन है वो कहीं और पे कट कर रही है, यानी तीसरी लाइन इस पॉइंट में से पास नहीं करती, तभी ये जो पॉइंट है वो तीसरी लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता। तब हम कहते हैं कि ये पॉइंट इन दोनों को जो सेटिस्फाई करता है, तीसरी को सेटिस्फाई नहीं करता, वो इस सिस्टम का जिसमें ये तीनों इक्वेशंस हैं, तीनों लाइंस हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं है। जब वो पॉइंट
3 इक्वेशंस हैं, उन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा कॉमनली, तभी उसका सोल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास m इक्वेशंस हैं और उनके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, x1 x2 से लेकर xn तक n वेरिएबल्स हैं, यानी m इक्वेशंस और n वेरिएबल्स हैं इसमें। और जो aij और bij जितने भी a11 a12 a13 एंड सो ऑन a1n जितने भी ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये रियल कॉन्स्टेंट्स हैं और इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। a11 a12 एंड सो ऑन a1n को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। b1 b2 b3 एंड सो ऑन bm ये जो राइट हैंड साइड पे हैं सॉल्यूशन वाली साइड पे, इनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं इक्वेशन के। द सिस्टम 3.2 ये जो सिस्टम है हमारे पास m इक्वेशंस का ये जो सिस्टम है इज़ एन m क्रॉस n। अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसका ऑर्डर आएगा हमारे पास m क्रॉस n। किस तरह से इनको हम लिखेंगे, पहली इक्वेशन में जितने भी कांस्टेंट है a11 a12 एंड सो ऑन a1n, तो वो पहली लाइन में आ जाएंगे a11 से लेकर a1n तक। इस तरह चलते जाएंगे और लास्ट पे हमारे पास जो लास्ट वाली इक्वेशन आएगी उसके कांस्टेंट्स या कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे am1 से लेकर amn तक। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा, m क्रॉस n आएगा। इस साइड पे हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स का कॉलम आ जाएगा, x1 से लेकर xn तक हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे सॉल्यूशंस आ जाएंगे b1 b2 से लेकर bm तक। तो इस तरह हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स बनेगा। इट इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर सिस्टम। इस सिस्टम को हम स्क्वायर सिस्टम तब बोलेंगे जब m और n इक्वल आ जाए, यानी नंबर ऑफ अननोन ये वाले और नंबर ऑफ रोज ये इक्वल आ जाएं, तब हम इसको बोलते हैं स्क्वायर सिस्टम। क्योंकि तब उस केस में क्या आएगा, m और n बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a n आ जाएगा या a m m आ जाएगा, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे फिर एक स्क्वायर सिस्टम। दैट इज़ इफ़ द नंबर m ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू द नंबर n ऑफ अननोन्स। इक्वेशंस और अननोन्स अगर इक्वल आ जाएंगी तो उस केस में इसको हम बोलेंगे ये एक स्क्वायर सिस्टम है। अब इस सिस्टम को हम होमोजीनियस कब बोलेंगे, दिस सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनियस। होमोजीनियस तब आएगा जब इस सिस्टम के अंदर सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे एक साइड पे आ जाएं और जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो दूसरी साइड पे आ जाएं और वो सारे के सारे कांस्टेंट क्या हो जाएं, ज़ीरो आ जाएं। यानी ये वेरिएबल्स सारे के सारे एक साइड पे आ जाएं जितने भी हैं, इस साइड पे कोई भी अकेला कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, और राइट हैंड साइड पे जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएं। और इसके साथ साथ हर एक टर्म इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं हर एक की डिग्री सेम होनी चाहिए, तब हम इस सिस्टम को बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है वो होमोजीनियस है। और अगर इनमें से कोई एक भी अननोन आ जाता है, ये एक भी अननोन कांस्टेंट है वो नॉन ज़ीरो आ जाता है, तो इस केस में हम इस सिस्टम को बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। कि नॉन होमोजीनियस में एटलीस्ट एक ऐसा कांस्टेंट होगा जो कि नॉन ज़ीरो होगा। The system is said to be homogeneous if all the constant terms are zero। तमाम constant terms ज़ीरो हों, यानी b1 ज़ीरो हो, b2 ज़ीरो हो एंड सो ऑन लास्ट पे bm भी ज़ीरो हो, अदरवाइज सिस्टम इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस। इसको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास सोल्यूशन की। अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम 3.2 इज़ अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ फॉर द अननोन्स। इतने हमारे पास अननोन से, हमारे पास x1 से लेकर xn तक अननोन से, इनकी वैल्यूज़ का ऐसा सेट, लेट्स से 1 2 3 से लेकर एंड सो ऑन लास्ट वाला 10 आता है, तो इनकी वैल्यूज़ का ऐसा सेट जिनको जब हम इक्वेशंस में पुट करें और इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड वो दोनों सेम आ जाएं, तो फिर उस लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को हम बोलते हैं सोल्यूशन। अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज़ अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ फॉर द अननोन और इक्विवेलेंटली अ वेक्टर u इन के n। अब चूँकि हमारे पास n वेरिएबल्स थे, तो जो हमारे पास आएगा सोल्यूशन आएगा उसके अंदर भी n ट्यूपल्स होंगे रियल नंबर्स के, विच इज़
सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन इन द सिस्टम, और वो क्या करेंगे, वो n ट्यूपल्स क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन का सोल्यूशन होंगे, जितनी भी m इक्वेशंस हैं या n इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करते होंगे। द सेट ऑफ ऑल द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द सोल्यूशन सेट और जनरल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो जितने भी सोल्यूशंस होंगे उनका अगर हम सेट बना लें तो उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन सेट या जनरल सोल्यूशन उस सिस्टम का। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल 3.2। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 4 वेरिएबल्स हैं x1 से x4 तक। अब हमने चेक किया करना है क्या ये u और v इस सिस्टम का सोल्यूशन है या नहीं है। ये सोल्यूशन कब होगा, ये x1 की जगह पे, x2 की जगह पे, x3 की जगह पे, x4 की जगह पे इन चारों को रिप्लेस करें तो लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, u को सब्स्टिट्यूट करते हैं पहली इक्वेशन में। x1 की जगह पे -8, x2 की जगह पे 6, x3 की जगह पे 1 और x4 की जगह पे 1 रिप्लेस करते हैं। तो क्या आ जाएगा, -8 इसका +6 +4 इंटू x3 की जगह पे 1 +3 इंटू x4 की जगह पे 1 आ जाएगा। तो -8 +13, तो इधर क्या आ जाएगा, +5 इधर आ जाएगा और +5 ही इधर है, तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह इन चारों को दूसरी इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, तीसरी इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, तो ये तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। तब हम कहेंगे कि u इन तीनों इक्वेशंस का सोल्यूशन है। और ग्राफिकली इस तरह से अगर ये 3 लाइनें कॉमन पॉइंट पे एक तीसरे को कट कर रही हैं, यानी इस तरह से कट कर रही हैं, तो ये u ये वाला पॉइंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में हमने v को चेक करना था, v है इसको हम पुट करके देख लेते हैं। उन्हीं इक्वेशंस में v को रिप्लेस करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस किया तो फर्स्ट सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड में जब रिप्लेस किया तो ये सेकंड सेटिस्फाई नहीं हो रही। v इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, v उस सिस्टम का सोल्यूशन नहीं है। कि जब हमारे पास वो 3 इक्वेशन हैं, लेट्स से वो इस तरह से हैं, जो हमारे पास में जो हमने पॉइंट लिया है वो क्या करता है, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है लेकिन दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो इस तरह से कहीं पे लाई करता होगा, वो एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दूसरी को सेटिस्फाई नहीं करता। मे बी वो तीसरी को सेटिस्फाई करता हो, लेकिन जब एक को इन तीनों में से किसी एक को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो हमारे पास सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि इक्वेशन को पुट कर देते हैं, सोल्यूशन को जिसको हमने चेक करना है वेक्टर को पुट कर देते हैं, तो अगर वो सेटिस्फाई करता है, लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन है, जैसा कि इस केस में u के लिए सेटिस्फाई करता था। और अगर सेटिस्फाई नहीं करता किसी एक भी इक्वेशन को तो हम कहते हैं कि वो सोल्यूशन नहीं है। सो आई होप you like the video. Thanks for watching. Like the video and subscribe to my channel. Thank you.